95 ईयर्स तक लगातार रोज 4000 मजदूर इसमें काम करते थे और उस टाइम अकबर के टाइम की 35 लाख फ्रेंड्स 35 लाख रुपीस इसको बनाने में इन्वेस्ट हुआ था। उस टाइम वो बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी क्योंकि डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिंदिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में। धरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव में। चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था क्राउड में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की थका देने वाली विजिट के बाद में हम लोगों ने कल की जर्नी के बाद में हम लोगों ने शाम को ताजमहल घूमा। शाम को ताजमहल घूमने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, काफ़ी सारा एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी खूब सारा एंजॉय किया होगा। और उसके बाद में जैसा कि मैंने कल आपको वो प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट डे रेड फोर्ट घूमने निकलेंगे, तो सुबह हो चुकी है। मैं अपने होटल में उठ चुका हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ रेड फोर्ट के लिए। इसके लिए थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, तो चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं रेडी हो चुका हूँ और निकलने वाला हूँ अपने डेस्टिनेशन रेड फोर्ट के लिए। और यहाँ से हम लोग आज रेड फोर्ट निकलेंगे और फर्दर आगरा में थोड़ा सा विजिट करेंगे और घूमेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अब आगरा के रेड फोर्ट पर आ चुका हूँ। आगरा का रेड फोर्ट देखने में ही इसकी दीवारों को देखने में ही इसकी बुलंदी का एहसास होता है कि ये कितनी बुलंदी से पिछले 200-300 सालों से खड़ा हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक सेम एज द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। देखिए आगरा के रेड फोर्ट के बाहर ये एक खाई नुमा बना दिया जाता था। इस खाई में पानी भर दिया जाता था, जिससे कि अगर दुश्मन कभी भी अटैक करता था किले पर तो लोग जो दुश्मन है वो उसमें घुस ना पाए। इसलिए क्या करते थे कि रेड फोर्ट के चारों तरफ इस तरीके की एक खाई सी बना रखी है, जिसमें ये पानी भर दिया करते थे अटैक के टाइम पर। और किले को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि किले को भेदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि किला अगर किसी भी राजा के किला को अगर किसी दूसरे राजा ने भेद दिया तो इसका मतलब ये माना जाता था कि वो अपना युद्ध जो है वो हार गया है। इसलिए किले को इस तरीके से डिज़ाइन करते थे वो लोग। इस तरीके से किले के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते थे कि उसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि किले की जो सुरक्षा होती थी वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद, और किले का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता था वो भी इतना स्ट्रांग मजबूत होता था कि उसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। गुड आफ्टरनून गाइस। मैं रेड फोर्ट में एंट्री ले चुका हूँ और ये इसका मेन कॉरिडोर है। इसके जो रेड फोर्ट था इसके 3 मेन पार्ट थे। पहला पार्ट जो बेसिक एंट्री होती थी, उसके बाद में एक मिडिल वाला पार्ट, और सबसे अंदर जो है राजमहल के लोग रहा करते थे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जिस पार्ट में मैं चल रहा हूँ, ये बेसिक यहाँ पर जो है सैनिक रहा करते थे। अब हम आगरा के रेड फोर्ट में एंटर कर चुके हैं और इसको बनाने में मुगल्स की पूरी 4 जनरेशन लगी थी, जिसको बनवाया था अकबर ने, फिर अकबर के सन जहांगीर ने, और जहांगीर के बेटे शाहजहां ने, और शाहजहां के बाद उसको बनाया था औरंगजेब ने। यानी इस फोर्ट को बनाने में पूरी 4 जनरेशन मुगल्स की लग गई थी और चारों जनरेशनों ने अपना कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद इस फोर्ट पर बहुत सारे हमले भी हुए। इसको कई बार लूट लिया गया अंग्रेज़ों ने, कई बार और राजाओं ने। उसके बाद में इस रेड फोर्ट को बनाने के लिए लगभग 95 ईयर्स का टाइम लगा था। 95 ईयर्स तक लगातार रोज 4000 मजदूर इसमें काम करते थे और उस टाइम अकबर के टाइम की 35 लाख रुपीस इसको बनाने में इन्वेस्ट हुआ था। उस टाइम वो बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि 35 लाख तो उस समय शायद कोई देखा ही नहीं करता। गाइस, अब हम आगरा फोर्ट के उस पार्ट में हैं, इसको बोलते हैं जहांगीर का बेडरूम। एक्चुअल में ये जहांगीर का बेडरूम था और इसमें जहांगीर अपनी रानी के साथ सोया करता था। तब उस समय की एक स्टोरी है कि जहांगीर ने जितने भी नौकर रख रखे थे, नौकरानी जो थी उनकी, वो सारी गूंगी, बहरी और अंधी हुआ करती थी, जिससे कि वो कुछ देख ना पाए, क्योंकि उस टाइम पर्दा प्रथा चलती थी और यहाँ पर किसी भी तरीके की डोर नहीं हुआ करते थे, केवल पर्दे हुआ करते थे। तो उनके लिए जगाने के लिए गूंगी, बहरी और अंधी दासियों की प्रथा थी। उसमें उन रानियों की, उन दासियों के पैरों में
घुंघरू बांध करके उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था, जिससे कि घुंघरू की आवाज़ सुन करके राजा को और रानी को पता चल जाता था कि अब सुबह हो चुकी है और उठने का टाइम हो गया है। तो ये स्टोरी थी इस जहांगीर के बेडरूम की। हेलो गाइस, ये रेड फोर्ट आगरा फोर्ट का वो कॉरिडोर है जहाँ पर बेसिकली औरतें जो हुआ करती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा होने के कारण उनको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया था। यहाँ से औरतें जो है ताज का दीदार करती थी, क्योंकि यहाँ से ताज महल का जो व्यू है वो बिल्कुल साफ दिखता है। आपको आइए मैं आज दिखाता हूँ कि यहाँ पर ताज का व्यू कितना साफ है। ताज का व्यू आप वीडियो सी दैट गाइस, दिस इज ताज व्यू फ्रॉम आगरा फोर्ट। तो यहाँ पर किसी भी मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी, ये केवल लेडीज़ के लिए बनाया गया कॉरिडोर था। गाइस वेलकम बैक। ये जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये हॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉल जहांगीर की लाइब्रेरी थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जहांगीर जो था वो पढ़ने का बहुत शौकीन था, तो उसने अपने लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी। जहाँ जिस कॉरिडोर में मैं खड़ा हूँ ये जहांगीर की लाइब्रेरी थी। आप देखिए कि ये पीछे दीवारों की तरफ ये झरोके से हल्के से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है जो ऊंचे स्तर पर जो ऊंची जगह पर जो किताब रखी जाती थी वो पवित्र किताबें जैसे कुरान, बाइबल किताबों को जो है ऊपर रखा जाता था, और जो ऑर्डिनरी किताबें होती थी, दर्शन शास्त्र की किताबें, वो यहाँ पर नीचे की तरफ जो ये कॉरिडोर्स बने हुए हैं इसमें रखी होती थी। तो जहांगीर जो था वो अपनी लाइब्रेरी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता था और अपनी लाइब्रेरी में किसी भी तरीके की किसी की भी दखल अंदाजी को वो बर्दाश्त नहीं करता था। आइए मैं अब आपको दूसरे कॉरिडोर में लेकर के चलता हूँ। ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये लाइब्रेरी के बाहर का पार्ट है। यहाँ तक ही लोगों को आने की इजाज़त थी। इसके अंदर केवल जहांगीर ही जाता था और जहांगीर के अलावा अंदर उसकी लाइब्रेरी में कोई एंटर नहीं करता था। उसका रखरखाव भी जहांगीर खुद ही करता था। मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं खास महल। देखिए यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कि खास महल। ये खास महल जो है कैबिनेट की मीटिंग करने के लिए, उस समय जो उसके मंत्री हुआ करते थे उसकी मीटिंग करने के लिए बनाया जाता था, बनाया गया था। इसमें राजा के जितने भी खास लोग हुआ करते थे, जो सीक्रेट बातें हुआ करती थी राज्य को लेकर के और उसके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने को लेकर के जो सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी वो इस महल में की जाती थी और इसको इसीलिए नाम दिया गया था खास महल। उसके बाद में जब मुगल काल के बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो उनके लिए भी वहाँ पे ये लोग यहाँ पर खास महल में टहलने के लिए और बैठने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए इसका नाम खास महल पड़ा। इसकी दीवारों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सी नक्काशी बनी हुई है। इन नक्काशियों के बीच में जो ये जो गैप दिख रहा है इसमें गोल्ड और हीरे जवाहरात जड़े हुआ करते थे, जिससे कि ये बहुत सुंदर लगता था। गाइस मेरे पीछे अभी आप जो दूसरी टाइप की डोली देख रहे हैं, ये डोली वही है जो मैंने बताया था कि इससे पिछली वाली जो डोली थी वो शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशन आरा की थी, और ये वाली जो डोली है ये शाहजहाँ की बेटी बड़ी बेटी जहां आरा की है। जहान आरा शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्य चलाने में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। तो ये उसके लिए यहाँ पर डोली बनाई गई थी, क्योंकि शाहजहाँ ने उसकी शादी नहीं की थी उसके लिए योग्य वर ना मिलने के कारण। और यहाँ से भी ताज का व्यू बिल्कुल साफ नज़र आएगा आपको। मेरे पीछे ताज और यमुना रिवर बिल्कुल साफ नज़र आएगी, जो कि ताजमहल और रेड फोर्ट के बीच में यमुना रिवर बहा करती है। थैंक यू।